हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के अध्याय 2 के 2.19 दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं को पढ़ाने वाला हूं। तो चलो देख लेते हैं दोहरा लेखा प्रणाली में कितने बिंदु पॉइंट हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली के कुछ बिंदु पॉइंट है जो इसकी विशेषताएं है ना। तो पहला जो है वो दो पक्षों में लेखा दिया हुआ है। दो पक्षों में लेखा किस प्रकार से होगा, जैसे कि प्रत्येक सौदे हो रहे हैं ना, प्रत्येक सौदे जितने भी सौदे होंगे उसके दो पक्ष होंगे। पहला पक्ष खरीदार रहेगा और दूसरा पक्ष बेचने वाला। बैंक में जाते हो तो एक पक्ष आपको पैसा देगा और दूसरा पक्ष से आप क्या करोगे, पैसा लोगे, है ना। तो दो पक्ष हुए ना। तो हर एक सौदे में दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है। ठीक है, लेखा किस पे होगा, अगर आप दुकान में जाते हो तो एक कॉपी रहता है, उसमें लेखा किया जाता है कि आपने ये सामान खरीदा, इसका इतना प्राइस हुआ, इतना रुपया देना है। बैंक में जाते हो तो पासबुक में प्रिंट करके देता है ना। तो दो पक्ष हो गए, क्रेडिट और डेबिट, है ना। क्रेडिट और डेबिट दो पक्ष का मतलब अगर बैंक की दृष्टि से देखा जाए तो सिंपल और सरल शब्दों में जो आपको पासबुक दिया जाएगा उसमें क्रेडिट और डेबिट लिखा है, उससे आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो दो पक्ष का मतलब समझ में आ गया, क्रेडिट और डेबिट से ही संबंधित है। ठीक, इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा है न्याय संगत प्रणाली। न्याय संगत प्रणाली का मतलब क्या होता है, दोनों पक्षों में लेखा होने से कोई दूसरा पक्ष लिखने से नहीं छूटता, अतः यह लेखों की दृष्टि से न्याय संगत है। जो भी चीज़ आप मतलब सामान खरीदे, कुछ भी कर रहे हो तो आपको उसे लिखना चाहिए और लिखने से नहीं छूटेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या, उसका लेखा हुआ, तो यही क्या कहलाएगा, न्याय संगत है। तीसरा है पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली। सौदे का लेखांकन निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है, जो प्रणाली की पूर्ण वैधानिक को प्रकट किया जाता है। इसमें कुछ खास तो नहीं दिया है। पूर्ण वैधानिक वैज्ञानिक प्रणाली कह रहा है, तो पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली का मतलब यही होता है कि सही तरीके से सौदे करना, है ना। निश्चित उद्देश्य का होना, निश्चित उद्देश्य का होना से क्या मतलब है कि यह प्रणाली लेखांकन उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ है, अतः व्यापारिक परिणामों को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर पांचवा देखो, वैधानिक मान्यता प्राप्त। दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की एक पूर्ण वैधानिक प्राप्त प्रणाली है जिसे कानून द्वारा मान्य किया गया है ना। तो जैसे बैंक है वो कानून के द्वारा ही बनाएगा, मतलब जो नियम कानून है उसके तहत ही चल रहा है ना। आरबीआई के ही आदेश के अनुसार जितने भी बैंक चलते हैं, तो ये इनका कहना कि यही है कि इनका कहने का मतलब यही है कि ये वैधानिक नियमों का पालन करते हैं। इसके बाद खातों का वर्गीकरण। इस प्रणाली के अनुसार खातों को व्यक्तिगत, वस्तुगत और संपत्ति तथा लाभ हानि आय व्यय में वर्गीकृत कर लेखे किए जाते हैं। सातवां है खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच संभव। इस प्रणाली में खाते की गणित संबंधी जांच परीक्षा सूची बनाकर की जाती है, जो लेखा कर्म का एक आवश्यक कार्य है। तो ये 7 टॉपिक थे, 7 टॉपिक को यहाँ पे मैंने बता दिया। इसके बाद देखते हैं 2.20 दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य है, पहला जो है छल कपट को रोकना। यहाँ पे जो लिखा है इसको पूरा पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। छल कपट को रोकना है तो छल कपट को आप किस प्रकार से रोक सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए ना, सिंपल और सरल शब्दों में। अगर यहाँ पे शब्द लिखा है छल कपट को रोकना, तो आप कैसे रोक सकते हो भाई, जब आप लेखा करोगे तभी तो छल कपट रोक पाओगे ना। आपके पास प्रूफ क्या है कि किसी ने आपके साथ छल किया है, प्रूफ तभी रहेगा ना जब आप उसको लिख के रखे रहोगे, आप इस तिथि से ये सामान लिए हो, तो वही तो है ना। अगर देखो सिंपल शब्दों में कहते हैं, हम अपने दोस्तों को कुछ पैसे उधार दे देते हैं, मांगा 100 रुपये दो यार, तो 100 रुपये दे देते हैं। अब बहुत समय हो गया, वो भूल गया है, आप भी भूल गए हैं, है ना। अब वो आपको लौटा ही नहीं रहे, आप कह रहे हो, अब थोड़ा बहुत आपको याद आया कि हाँ भाई मुझे पैसा याद है, अब मुझे याद है मैंने आपको 100 रुपये दिए, वो कह रहे हैं मुझे याद ही नहीं कब दिए थे, ना डेट का पता ना तारीख का। तो ऐसे मामलों के लिए लेखा करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, छल कपट से रोकथाम होता है। ठीक है, तो ये सिंपल और सरल शब्दों में जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो दूसरा देखो, व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति ज्ञात करना। तो इस प्रणाली के अनुसार सौदे का लेखांकन इस प्रकार किया जाता है जिससे कि एक निर्धारित अवधि में व्यवसाय का लाभार्जन शक्ति ज्ञात किया जा सके। कुछ खास तो नहीं दिया है कि व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति ज्ञात कैसे करना है, ये बता रहा है। मतलब कुछ निर्धारित अवधि होता है, जैसे कि मैंने शेयर खरीदा,
है ना। शेयर खरीदने के बाद मैंने शेयर को अपने पास रख लिया, तो समय समय में महंगाई बढ़ेगा तो शेयर का रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे शेयर का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे मुझे मुनाफा होगा। तो ये होता है एक प्रकार से निश्चित अवधि। समझ में आ गया, इस प्रकार से हम लाभ कमा सकते हैं। इसके बाद तीसरा है वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी। अब आर्थिक स्थिति की जानकारी कैसे ले सकते हो, जैसे आपने अभी शेयर खरीदा है ना, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ मैंने शेयर खरीदा। अब शेयर खरीद रहा हूँ तो मेरे शेयर का रेट कितना बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है, कितना मुनाफा है, कितना एक शेयर नहीं खरीदा मैं, दो तीन कंपनी का शेयर खरीदा हूँ, तो किसी शेयर में मुझे फ़ायदा, किसी शेयर में मुझे थोड़ा सा घाटा हो सकता है। लेकिन समय के साथ लंबे टाइम से मैं जब टिका रहूँगा उसमें तो मुझे फ़ायदा होगा, है ना। जिसे हम म्यूचुअल फंड एसआईपी कहते हैं ना, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। अभी तक आप लोगों ने ये चीज़ सुना नहीं होगा, म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या होता है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी के थ्रू हम शेयर खरीदते हैं, और शेयर खरीदते हैं ना तो उस शेयर का रेट जो है वो समय के साथ बढ़ता है, और कभी कभार बढ़ने के बाद थोड़ा सा फिर डाउन हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर थोड़ा डाउन होने के बाद फिर बढ़ता है। तो आप जितना लंबा समय तक अपना पैसा शेयर में फंसा के रखोगे उतना आपको मुनाफा भी होगा, है ना। तो ये समय समय में क्या आर्थिक स्थिति की अपनी जानकारी लेते रहना, इसका मतलब यही है। हो गया, समझ में आ गया। ये यहाँ पे लिखा है जो पॉइंट है ना, इसको मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे एकदम बकवास बकवास टॉपिक लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको एक अलग तरीके से समझा रहा हूँ। इसके बाद देखो, कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना। अब भाई कानूनी आवश्यकताओं पूर्ण कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे कंपनी अधिनियम निकला है ना, 1956 में ये नियम आया था। इस नियम के अनुसार जितने भी कंपनी हैं उन सभी के पास उनका लेखा होना चाहिए, है ना, लेखा होना चाहिए। जबकि इस लेखे का दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किए गए हैं, दोहरा, इसमें एक में पैसा लिया, एक में पैसा दिया है, मतलब क्रेडिट और जमा के अनुसार होना चाहिए। इस आवश्यकताओं को पूर्ण करना भी इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सकता है। पांचवा है लेखों की गणितीय शुद्धता की जांच। लेखों की विश्वसनीयता के लिए उसकी जांच आवश्यक है। यह प्रणाली में अंक गणितीय शुद्धता की जांच तलपट बनाकर की जा सकती है। छठवां है भावी योजनाओं के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना। अब भावी योजना का मतलब क्या होता है, भावी योजना का मतलब मुझे भविष्य में कोई बिजनेस करना है, तो बिजनेस करना है तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। अब मुझे पैसे चाहिए तो मैंने पैसे इकट्ठा किया, बिजनेस खोल दिया, है ना। बिजनेस खोलने के बाद मुझे इन प्रोडक्टों में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो मैं उन्हीं प्रोडक्टों को अपने पास रखूँगा, उसके हिसाब से बिजनेस करूँगा। तो ये कहलाता है भावी योजनाएं कहलाता है, ठीक है, जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल पाए और उन प्रोडक्टों को बेच के और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनकम कमा पाऊँ। ये हमारा क्या होता है, भावी योजनाएं होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम पूरे भावी योजनाएं बनाते हैं। तो ये समझ में आ गया। चलो आगे देखो, इसके बाद है दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ कह रहे हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के क्या क्या लाभ हैं, तो पहला जो है लेखों की संपूर्ण जानकारी। लेखों की संपूर्ण जानकारी होना भी चाहिए। अगर आप दोहरा लेखा प्रणाली कर रहे हो तो लेखों की संपूर्ण जानकारी होगा, जिससे क्या होगा, आपको फायदा होगा, है ना। लेखा रहेगा तभी तो आप जान पाओगे कि आपने ये सामान बेचा, ये सामान खरीदा। ये मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ना, जैसे दुकान के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, जो लेखा रहेगा उसमें हर एक समय की जानकारी रहेगा, हर महीने, हर एक डेट, हर एक चीज़ की जानकारी। तो इससे क्या होगा, आपको ही फायदा होगा। तो लेखों की संपूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इनका कहने का मतलब यही है। लेखों का वर्गीकरण, लेखों का वर्गीकरण भी किया जाता है ना, तो ये वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है। वस्तु, आप कौन कौन से प्रोडक्ट कहाँ से खरीद रहे हो तो उसका अलग लेखा रहेगा, है ना। अलग कंपनी से अगर कोई सामान खरीदते हो तो उसका लेखा अलग रखोगे, दूसरे कंपनी से खरीदते हो तो उसका लेखा अलग रखोगे, जिसमें लाभ और हानि के भी वर्गीकरण उसी हिसाब से आप अलग अलग करोगे, जिससे क्या होगा, खातों का वर्गीकरण सरलतापूर्वक चलता रहेगा। तो ये कहलाता है वर्गीकरण, जिससे आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। खाते के वर्गीकरण से ही आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये होगा खातों का वर्गीकरण की संबंधित जो टॉपिक है वो है कंप्लीट। इसके बाद खातों की शुद्धता की जांच संभव। अब खातों की शुद्धता की जांच कैसे करोगे, देखो, जब मैं बैंक में जाता हूँ, बैंक से पैसे निकालता हूँ, पैसे जमा करता हूँ, तो इससे क्या होता है, वो मुझे प्रिंट करके देता है मेरे खाते से, है ना। तो इससे क्या पता चल जाता है कि मेरे खाते में इतना पैसा, इतना कटा है, इतना डेबिट हुआ है, इतना मुझे क्या बोलते हैं, बोनस, बोनस नहीं कहते उसको, हम कहते हैं ब्याज, ब्याज मिल रहा है ना, तो ब्याज मिला है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे पता चलेगा, आपको प्रिंट कराने के बाद पता चलेगा। तो खाता जो है प्रिंट होता है तब आपको मिल जाता है ना, जानकारी मिल जाता है।
अगर आप खाता प्रिंट नहीं कराओगे तो आपको नुकसान क्या होगा? नुकसान ये है कि बैंक वाले ने बैंक में गए आप लोग, आप 10,000 जमा करने गए, है ना, 10,000 की जगह में अगर वो 9,000 जमा कर दिए तो 1,000, तो खाता में प्रिंट होगा तभी तो पता चलेगा ना, क्योंकि आपने देखा नहीं है उनके सिस्टम को कि वो कितना जमा कर रहा है, कितना दे रहा है आपको, है ना, निकाल रहा है। तो यही चीज़ों के कारण क्या होता है कि लेखा रखना बहुत जरूरी है। और लेखा हमारा क्या है? हमारा पासबुक हमारा लेखा है। ठीक, ये सेल्फ लेखा है, लेकिन हमारे लिए तो हमारा पासबुक हमारा लेखा होगा ना, जिसमें हमारे जितने भी पैसे संबंधी जानकारी है उसमें रहता है। ठीक है, इसके बाद जालसाजी पर नियंत्रण, ये वही है जो खाते की शुद्धता की जांच वाला है ना, ये गणितीय संबंधित है सा। और यहाँ पे जालसाजी पर नियंत्रण वाला जो है अभी जैसे मैंने आपको बताया वो टॉपिक इसके साथ ऐड कर लेना। इसके बाद है 5वां जो टॉपिक है, प्रबंध कार्य के लिए उपयोगी। तो वर्तमान में लेखाकर्म का उपयोग प्रबंध कार्य के लिए किया जाता है। प्रबंध मतलब मैनेज करना, है ना, मैनेज करने से संबंधित है। लेखाकर्म प्रबंध कार्य लेखाकर्म की प्रमुख शाखा हो गई है। अतः दोहरा लेखा प्रणाली द्वारा किए गए लेखा कार्य से प्रबंध कार्य के लिए उपयोगी सूचना आसानी से प्राप्त हो सकती है, जिसके आधार पर व्यवसाय का कुशल संचालन किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक मेडिकल स्टोर में आप जाते हो, है ना, तो मेडिकल स्टोर में जाते हो तो मेडिकल स्टोर में देखना कि मेडिकल वाले को अपने हर दवाई के बारे में जानकारी होता है कि उसे किस तरीके से उसे प्रबंध करना है। प्रबंध का मतलब क्या है? मैनेज करना, है ना। तो वो अल्फ़ाबेट या फिर वो एक दवाई जो है, जैसे एक प्रकार की दवाई, जैसे सिर दर्द की दवाई एक साइड रखेगा और बुखार की दवाई को एक साइड रखेगा, है ना। तो इससे ये जो दवाई है इसको अलग अलग तरीके, सिरप को अलग साइड में रखेगा, है ना। तो जो जितनी भी दवाई है उनको ये प्रबंध करके रखेगा। प्रबंध का मतलब यही होता है कि इन्हें उपयोगी जगह जगह पे रख देना। ठीक है, तो ये यही कहना चाहता है, जिससे मैंने आपको मेडिकल स्टोर के माध्यम से समझाया। ठीक है, आगे देखो, लाभ हानि का ज्ञान होना। एक निश्चित अवधि के अंत में अंतिम खाते तैयार कर संबंधित अवधि की लाभ हानि का ज्ञान सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद देखो 7वां टॉपिक है आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना। अब ये फिर से आ गया ना, आर्थिक स्थिति ज्ञान कैसे होगा? आर्थिक स्थिति का ज्ञान कि भैया मैंने एक शेयर खरीदा, शेयर खरीदने के बाद मैं समय समय में उस शेयर की जानकारी ले रहा हूँ कि हाँ ये शेयर है, मेरा शेयर का रेट इतना बढ़ा है और ये आज थोड़ा सा डाउन चला गया, फिर आज फिर बढ़ गया। तो ये क्या है? इससे ये होगा कि आपने जो शेयर खरीदा उसकी स्थिति समय समय पर बढ़ रही है, कुछ घट रही है, लेकिन आपको बेनिफिट हो ही रहा है। तो ये हो जाएगा आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना ना। ये थोड़ा अलग तरीके से बताया इसमें, इसके अंदर जो बताया वो थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन मैंने इसे थोड़ा से अपने तरीके से बता दिया, क्योंकि मुझे आपको समझाना है सिर्फ आर्थिक स्थिति का ज्ञान, और ये इन्होंने अपने तरीके से आर्थिक स्थिति ज्ञान बताया और मैंने अपने तरीके से बताया। मतलब जो आर्थिक स्थिति का ज्ञान है या फिर कोई भी टॉपिक हो, उसके कई अर्थ होते हैं, कई मायने होते हैं, बस उसे हम किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं वो अपने अपने तरीके होते हैं। ठीक है, इसके बाद तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब क्या है? तुलना करने से संबंध है ना। तो तुलना कैसे करोगे? जैसे कि आप किसी आधार पर कोई योजना बना रहे हो, कोई योजना बना रहे हो भविष्य के लिए, तो भविष्य की योजना बना रहे हो, तो भविष्य की योजना में कहोगे कि आज मुझे इस व्यवसाय में इतना फ़ायदा हुआ है, मतलब 1 लाख का इस साल फ़ायदा हुआ है, लेकिन मुझे और फ़ायदा अपना बढ़ाना है। तो बढ़ाओगे तो क्या करोगे? तुलना करोगे, है ना। तो मुझे इसके पीछे 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 में कितना कितना बढ़त फ़ायदा हुआ है, तो इस हो सकता है इसके पीछे वाले में आपको 80,000 का फ़ायदा होगा पिछले साल, इसके पिछले में आपको 70,000 का फ़ायदा हुआ हो, तो 70 फिर 80 फिर 1 लाख गया, अब 1 लाख से और बढ़ाना चाहते हो, तो क्या क्या प्रोडक्ट मैं यूज कर सकता हूँ या बेच सकता हूँ जिससे मेरा क्या होगा, जो सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके और मुझे 1 लाख की जगह 2 लाख हो, मतलब दुगना हो। तो इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं। ठीक है, इसे समायोजन की सुविधा। समायोजन की सुविधा का मतलब क्या होता है? इस प्रणाली में अंतिम खातों को तैयार करते समय छूटे व्यवहारों को लिखने, अपूर्ण व्यवहारों को पूर्ण करने तथा त्रुटियों को सुधारने एवं अन्य प्रावधानों का आयोजन करने की सुविधा होने के कारण प्राप्त परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं। फिर लोचदार, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा, देखते हैं पढ़ने के बाद पता चलेगा। यह प्रणाली पर्याप्त लोचपूर्ण है। व्यापार एवं व्यवसाय की उन्नति के समय कुछ अतिरिक्त पुस्तकें रखी जाती है और व्यापार के संकुचन के समय कुछ अनावश्यक पुस्तकों को हटा भी सकते हैं।
मतलब अतिरिक्त पुस्तक। अब लोचदार का मतलब मुझे ये पूरा देख समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये कुछ पुस्तकों से संबंधित है ना। अब इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ पुस्तक है जो एक्स्ट्रा है, जो हमें जो हमारे आवश्यकता का है उस पुस्तक को रखेंगे, जो नहीं है उसको फेंक देंगे। मतलब वो कुछ काम का नहीं, उसे हटा देंगे। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अभी आप 11वीं कक्षा में हैं और इससे पहले आपने 10वीं पढ़ा, तो 10वीं की पुस्तक अब आपके कोई काम का नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे, इसे हटा दोगे। इसका कहने का मतलब यही है। फिर आते हैं 2.22 में दोहरा लेखा प्रणाली के दोष। कुछ दोष दिए हुए हैं। पहला है छोटे एवं अशिक्षित व्यापारी के लिए अनुपयुक्त। अब देखो भाई, छोटे हैं और अशिक्षित हैं व्यापारी, तो उनके पास अगर लेखा नहीं होगा, लेखा से संबंधित जानकारी है तो लेखा की बात होगा ना, लेखा नहीं होगा तो इनको क्या होगा, बाद में दिक्कत होगा, क्योंकि ये अपनी जानकारी, जैसे आप इनको मुनाफा हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है ना, मतलब घाटा हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, ये नहीं निकाल पाएगा। तो छोटे और अशिक्षित व्यापारी जैसे है तो उनको लेखा के बारे में अगर जानकारी नहीं है और लेखा नहीं रहेगा तो उनको इस प्रकार से नुकसान हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि जो छोटे हो या बड़े हो, सबको लेखा रखना है। तो ये दो छोटे और अशिक्षित व्यापारी के लिए अनुपयुक्त जो है ना, ये इनके लिए ये दोष है कि इनके पास लेखा नहीं होता है, इसलिए इनको फायदे और लाभ के बारे में जानकारी, लाभ और हानि के बारे में जानकारी नहीं हो पाता है ना। दूसरा है अधिक खर्चीली। अगर आप कोई सामान मंगाते हो ना, मंगाने से ज़्यादा उसमें खर्चा करते हो और बेचते कम प्राइस में हो, तो आपको ये नुकसान होगा। तो ये इसके कहने का मतलब यही है। नियमों की क्रियाशीलता में कठिनाई। अब नियमों की क्रियाशीलता में कठिनाई का मतलब क्या है, जैसे कि खाते के दो भाग होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट होते हैं ना। तो क्रेडिट और डेबिट जैसे करते हो तो बहुत सारे सौदे ऐसे होते हैं जिनके एक पक्ष के लिए एक नियम और दूसरे पक्ष के लिए दूसरा नियम होते हैं। तो ऐसे नियमों में क्या होता है, क्रियाशीलता में कठिनाइयाँ होती हैं। फिर दीर्घकाल क्रम, फिर दीर्घ क्रम है ना। तो दीर्घ क्रम क्या होता है, इस प्रणाली के अनुसार व्यापारिक परिणाम को प्राप्त करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। अतः संपूर्ण प्रक्रिया के पूर्ण होते होते व्यापारिक परिणाम ज्ञात करने में बहुत अधिक समय लग जाता है। तो ये दीर्घ क्रम का मतलब यही है कि जैसे व्यापारिक परिणाम है तो आप कैलकुलेशन करें, तो समय समय में अगर आप कैलकुलेशन करते हो, जैसे हर माह में अगर कैलकुलेशन कर लेते हो लेखा जो है उससे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बहुत लंबा टाइम बात करते हो, साल भर, 2 साल 3 साल बाद लेखा करते हो, तो इससे क्या होगा, इससे जो व्यापारिक परिणाम आने पर उसमें समय भी लगेगा और हो सकता है आपको लाभ और हानि का भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो ये नुकसान हो सकता है, इसलिए दीर्घक्रम नहीं लेना चाहिए ये कह रहा है। लेकिन अधिकतर जो वैसा है वो दीर्घक्रम का उपयोग कर देते हैं, छोटे छोटे ज़्यादातर करते हैं कह रहा है। इसके बाद है भ्रामक निष्कर्ष की आशंका। इस प्रणाली के अनुसार नियमों का पूर्णतः पालन किया जाना आवश्यक है। नियमों के पालन में हो जाने वाली छोटी सी भूल भ्रामक निष्कर्ष की आशंका उत्पन्न कर देती है। इसके बाद छठवां है त्रुटियों का पता लगाना कठिन। तो इस परिणाम के अनुसार लेखा करते समय यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो इस त्रुटि का ज्ञान सरलता से नहीं किया जा सकता, जैसे व्यवहार को न लिखा जाना, गलत खाते में लेखा करना, पूंजी या आगम के भेद करने आदि की त्रुटि होता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही।